अब हम आपको ये बताएंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐश्वर्या राय बच्चन से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज 6.5 घंटे तक पूछताछ क्यों की है। और जब ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के दफ्तर जाने के लिए आज शायद रास्ते में रही होंगी, उसी वक्त अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भरोसे के टूटने की गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसके अलावा आज जया बच्चन भी संसद में काफ़ी खराब मूड में नजर आईं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चन परिवार का भरोसा किसने तोड़ा है। आपकी स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट है, वो लिख रहे हैं, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन से अगर ईडी में पूछताछ हो रही है तो अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट का क्या मतलब है, और क्या उन्होंने ये ट्वीट बहुत सहज स्वभाव से कर दिया जैसा कि वो हर रोज़ ट्वीट करते हैं, या इस ट्वीट का कोई मतलब है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो शायद उन्होंने बोला है और वो जानते हैं कि इस डायलॉग का मतलब कौन समझेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। आज ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी के दफ्तर में 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इतनी देर तक तभी पूछताछ होती है जब जांच एजेंसी के पास कुछ ठोस सबूत हों, क्योंकि 6.5 घंटे काफ़ी लंबा समय होता है। इसलिए इस पूछताछ ने आज बच्चन परिवार की चिंताओं को शायद कुछ बढ़ा दिया होगा। ऐश्वर्या राय बच्चन से ये पूछताछ पनामा पेपर्स लीक मामले में हुई है। इसलिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये पनामा पेपर्स लीक किस चिड़िया का नाम है, ये पूरा मामला है क्या। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए ये मामला क्या है। मध्य अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है पनामा। आप नक्शे पर इस छोटे से देश को देख सकते हैं, बहुत छोटा देश है। और इस देश में एक लॉ फर्म है जिसका नाम है मोज़ैक फोंसेका। वर्ष 2013 में इस कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया गया था और इसका सारा डेटा लीक हो गया और इस डेटा को चुरा लिया गया। बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक ग्रुप ने इस कंपनी के डेटा का अध्ययन किया तो पता चला कि इस कंपनी ने दुनिया के कई बड़े बड़े और प्रतिष्ठित लोगों की टैक्स बचाने में और उनके काले धन को सफेद बनाने में मदद की थी। उस समय 70 देशों के 370 पत्रकारों ने मिलकर टैक्स से संबंधित करीब 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजों का एक एक करके पहले उसका अध्ययन किया और फिर इनका खुलासा किया। अब क्योंकि ये सभी दस्तावेज पनामा देश की एक लॉ फर्म के थे, इसलिए इस खुलासे को पनामा पेपर्स लीक कहा गया। तब इसमें यह बताया गया कि ये कंपनी जो लॉ फर्म है पनामा की, ये कंपनी 42 देशों में सक्रिय है, यानी इसकी जो पहुंच है जहां ये काम कर रही है 42 देशों में काम कर रही है। और जिन देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है वहां काले धन को सफेद बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन का अगर आप सीधे से मतलब लगाएं हिंदी में तो इसका मतलब होगा कि टैक्स के मामले में जो स्वर्ग जैसे जो देश हैं, टैक्स के स्वर्ग, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो टैक्स हेवन देश हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं स्विट्जरलैंड, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, हांगकांग और पनामा। इन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन देशों को टैक्स हेवन क्यों कहते हैं, और यहां आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग इन देशों के पास खिंचे चले आते हैं और यहां अपने अपने खाते खोलते हैं, यहां अपनी कंपनियां बनाते हैं। तो इसके 3 कारण हैं। पहला, इन देशों में जब कोई व्यक्ति अपना पैसा निवेश करता है या कोई कंपनी यहां पर बनाता है तो उसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बताना होता, यानी उसे यह नहीं बताना होता कि उसके पास ये पैसा कहां से आया है, किस देश से आया है, ये पैसा उसने कहां से कमाया है। और यही तो बड़े बड़े लोग चाहते हैं। जिन लोगों के पास ब्लैक का पैसा है या ऐसे सोर्सेज से ऐसे काम करके पैसा कमाया गया है जिसके बारे में वो बता नहीं सकते, उन्हें तो ऐसे ही देशों की तलाश होती है जो उनसे ये ना पूछें कि तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इन कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनकी पहचान ये देश पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं। किसी भी सूरत में ये देश दूसरे देशों को कभी या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कभी ये नहीं बताते कि किस कंपनी का डायरेक्टर और इन्वेस्टर कौन है। यानी जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई भी हो,
वो अपना जो काला पैसा जब इन देशों में लगा देते हैं तो इन देशों के कानून ऐसे हैं कि ये उसे बिल्कुल गुप्त रखते हैं और ये कभी नहीं बताते कि जो पैसा यहाँ आया है या जो कंपनी किसी ने बनाई है वो किसकी है। और तीसरी बात यह है कि इन देशों में टैक्स भी बहुत कम देना होता है और यहाँ से पैसा घुमा फिरा कर भारत और दूसरे देशों में लाना काफ़ी आसान होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अगर भारत में टैक्स चोरी करके टैक्स चोरी के पैसों से पनामा में कोई फर्जी कंपनी बनाई है, इस कंपनी का जो सालाना रेवेन्यू होगा यानी जो सालाना आमदनी होगी उस पर वहाँ भारत के मुकाबले बहुत कम टैक्स लगेगा और ये पैसा निवेश और दूसरे रूप में भारत आ जाएगा। और यही वजह है कि भारत के ज़्यादातर अमीर लोग इन देशों में अपना काला धन सफ़ेद करने के लिए इसे पहले वहां इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर इसे वाइट कर दिया जाता है बिना टैक्स चुकाए या मामूली टैक्स देकर, जो कि भारत में संभव नहीं है। वर्ष 2016 में जब ये पूरा खुलासा हुआ था तब इसमें 500 भारतीयों के नाम सामने आए थे। एक लंबी लिस्ट आई थी, वैसे तो दुनिया भर के लोग थे लेकिन उसमें 500 नाम ऐसे थे जो भारत से थे और इन 500 नामों में कई बड़े नेता थे, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का नाम भी इसमें सामने आया था और बच्चन परिवार भी इन्हीं में से एक है जिसका नाम इस लिस्ट में था। आरोप यह है कि अमिताभ बच्चन ने पनामा की इस लॉ फर्म के माध्यम से 4 कंपनियों का गठन किया और इन कंपनियों के डायरेक्टर वो स्वयं थे। इन्हीं में से 3 कंपनियां बहामास में रजिस्टर्ड थी, बहामास, और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित थी। आरोप यह है कि ये चारों ही कंपनियां टैक्स बचाने के लिए वर्ष 1993 में बनाई गई थीं, जिनका बाजार मूल्य करोड़ों रुपए में बताया जाता है। आरोप यह भी है कि अमिताभ बच्चन जिन कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर थे वो कंपनियां करोड़ों रुपए के शिप्स का कारोबार कर रही थी, लेकिन बाद में इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री हुई, यानी इस कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन भी आ गई। वर्ष 2005 में जो कंपनी वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी उसका डायरेक्टर अमिताभ बच्चन की जगह ऐश्वर्या राय बच्चन को बना दिया गया। यहां नोट करने वाली बात यह है कि तब तक ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई थी, लेकिन इस कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री 2005 में ही हो गई थी। आरोप है कि पहले इस कंपनी में ऐश्वर्या राय के माता पिता और उनके भाई को पार्टनर बनाया गया और 2007 आते आते खुद ऐश्वर्या राय बच्चन इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बन गई और इसके 1 साल बाद ये कंपनी बंद भी हो गई। इसलिए पनामा पेपर्स लीक में यह आरोप लगाए गए कि ये कंपनी असल में एक शेल कंपनी थी, यानी फर्जी कंपनी थी जो सिर्फ टैक्स बचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ईडी इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानकर इसकी जांच कर रहा है। कुछ महीने पहले इसी मामले में ईडी द्वारा अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की गई थी। जया बच्चन भी संसद में काफी नाराज दिखी। हालांकि उन्होंने सीधे तो इस मामले का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज कहा कि मोदी सरकार के बुरे दिन जल्द ही आने वाले हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.